हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और अपने जो टॉपिक चल रहा था यूनिट सेकंड बीएससी पास फर्स्ट मैकेनिक्स से, उसे हम आज करेंगे संरक्षी बल के बारे में बात। उसके पहले आप इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पूरी क्लास देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं संरक्षी बल की तरफ, यानी कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी संरक्षी बल और असुरक्षी बलों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो संरक्षी बल तथा या और असुरक्षी बल, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संरक्षी बल की। इसकी तीन परिभाषाएं हैं, तीनों परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे और अच्छी तरीके से बात करेंगे। इनको यदि आप समझोगे तो आपकी ये बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाली चीज़ है और आगे काम आने वाली चीज़ भी है। तो संरक्षी बल की प्रथम परिभाषा, प्रथम डेफिनेशन। प्रथम परिभाषा क्या है संरक्षी बल की, हम बात करते हैं यहाँ पे कि जिन बलों के प्रभाव में कण के द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, उन्हें संरक्षी बल कहते हैं। कि कण गतिशील होता है, उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तो उसके ऊपर कोई बल लगेगा जिसके कारण उसमें विस्थापन होगा, या वो गतिशील होगा उसके कारण, तभी तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। और जिसके कारण ही कार्य होगा, तो बल लगाएंगे तब उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा जिसके कारण कार्य होगा। क्योंकि बल बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू एस, यानी बल गुणा विस्थापन होता है। यही तो है। तो बल लगाने पर ही तो विस्थापन उत्पन्न होगा। तो जो बल लगा रहे हैं हम, उसके प्रभाव में जो कण है उसके द्वारा किया जो कार्य किया जाता है वो उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। तो जिन बलों के प्रभाव यानी अंतर्गत या अधीन, यहां भी कह सकते, जिन बलों के अधीन कण के द्वारा किया गया कार्य या प्रभाव में कण के द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन बलों को क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। उन बलों को या उन बलों को संरक्षी बल कहते हैं या उन्हें संरक्षी बल कहते हैं। कि जिन बलों के प्रभाव में कण के द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, उन बलों को क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं, जिन बलों के अधीन वो कार्य कर रहा है। या दूसरी भाषा में इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, इसमें कुछ जोड़ और भी सकते हैं। जिन बलों के प्रभाव में कण के द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, यहाँ पे आप एक लाइन और लिख सकते हो, अपितु उसकी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर
निर्भर करता है। आप यहाँ ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा कि जिन बलों के प्रभाव में कण के द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, उन बलों को सुरक्षित बल कहते हैं। या फिर जिन बलों के प्रभाव में कण के द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता अपितु उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उन बलों को क्या कहते हैं, या वे बल सुरक्षित बल कहलाते हैं। ये दोनों परिभाषाएं आप लिख सकते हो, दोनों से। या दूसरी भाषा में हम इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि जिन बलों के प्रभाव में कण को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, कण को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। कण को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक, इसको काट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता अपितु उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उन बलों को क्या कहते हैं, सुरक्षित बल कहते हैं। यह परिभाषा भी इसकी होती है। कौन कौन सी दो परिभाषा बताई? एक परिभाषा तो इसकी ये बताई, इसमें दो बन गई कि जिन बलों के प्रभाव में कण के द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, उन बलों को सुरक्षित बल कहते हैं। या फिर ये लाइन इसमें जोड़ सकते हो कि जिन बलों के प्रभाव में कण के द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता अपितु उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता, उन बलों को सुरक्षित बल कहते हैं। एक दूसरा कह सकते हैं हम क्या, कि जिन बलों के प्रभाव में कण को विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या है, जिन बलों के प्रभाव में कण को विस्थापित करने में किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता अपितु उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उन्हें हम सुरक्षित बल कहते हैं। दोनों परिभाषाएं इसकी सुरक्षित बल की है और ये पहली परिभाषा के तहत आते हैं। इसकी तीन परिभाषाएं हम देंगे, ये पहली परिभाषा के तहत आती है। ठीक है, तो इसका लिखा। अब इसको हम आगे बोल कैसे करना है, देखो। मान लो इस प्रकार से कोई पिंड है हमारे पास और यहाँ पे हम क्या है, ए पॉइंट है इस पे और यहाँ पे बी पॉइंट है। ठीक है, एक तो हम इस रास्ते से जाते हैं, फर्स्ट रास्ते से, पहला पथ या पहला रास्ता, इससे जाते हैं ए से बी तक। एक हम दूसरे रास्ते से जाते हैं ए से बी तक, दूसरा पथ, इससे जाते हैं। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, इसके विस्थापन पर निर्भर नहीं करता। इधर विस्थापन हमें कम दिखाई दे रहा है, इधर ज्यादा दे रहा है, इसके रास्ते पर या इस पथ पर निर्भर नहीं करता, हमने ये कहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि WAB, या इसको लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिखोगे कि यदि किसी कण को सुरक्षित बल के अंतर्गत, यदि किसी कण को सुरक्षित बल के अधीन या अंतर्गत, बल के अंतर्गत क्या करते हैं, पथ एक से बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाते हैं तथा उसी कण को, वही कण है, उसी कण को पथ 2 से बिंदु ए से बिंदु
बी तक ले जाते हैं तो क्या होता है। देखो ये कह रहा है पहले तो हम बिंदु ए से बी तक यहां तक ले गए, पहले पद के अधीन वही कर्ण है और संरक्षी बल के अधीन है, और फिर हम ए से बी तक इस रास्ते से ले गए। तो हमारी परिभाषा के अनुसार जो हमने परिभाषा दी कि उसके पद पर निर्भर नहीं करता वो किया गया कार्य, तो हम उसके अनुसार बात करते हैं। इसका मतलब किया गया कार्य समान होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना कार्य किया जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी उतना ही कार्य होगा। कार्य समान है, पथ पर निर्भर नहीं करता इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ WAB फर्स्ट इक्वल टू WAB सेकेंड पाथ। ये फर्स्ट पाथ से या सेकंड पाथ से, दोनों से किया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कार्य का क्या है सूत्र है वो क्या है। तो हम ऊपर लिखता हूं मैं इसको, WAB फर्स्ट बराबर WAB सेकंड। अब हमारे पास जो कार्य का सूत्र है वो सूत्र लगाना है। क्या है कार्य का सूत्र, F डॉट डी आर या dx जो हम लेना चाहिए उस हिसाब से। तो समाकलन कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं, ए से बी तक पहुंच रहे हैं। कौन सी बिंदु तक, ए से बी तक पहुंच रहे हैं। तो ए से बी एफ सदिश डॉट डी आर सदिश, या इसको हम डी आर के रो में लेते तो डी आर हो जाएगा, अक्षीय रो में लेते तो डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखना है कि प्रथम पथ से, और इधर समाकलन ये भी ए से बी तक ही जा रहा है, ये भी ए से बी तक ही जा रहा था, ये भी ए से बी तक ही जा रहा है। तो ए से बी, यहाँ पे भी क्या है, ए से बी एफ सदिश डॉट डी आर सदिश, और ये लो अपना सेकेंड पाथ। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे किया गया कार्य इसमें। तो हमने यही तो बात कही थी कि संरक्षी बल, जिन बलों के प्रभाव में कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, अपितु उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उन बलों को संरक्षी बल कहते हैं। ये देखो ये तो इधर से जा रहे हैं, ए से बी तक ही जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, ए से बी तक ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे को दिखाई दे रहा है इधर से पाथ बड़ा है और इधर से छोटा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कार्य का मान समान है, संरक्षी बल के अधीन ऐसा होता है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे नोट। नोट का मतलब हम नोट में लिखेंगे असंरक्षी बल की परिभाषा। असंरक्षी बल की परिभाषा लिखने जा रहे हैं नोट में। जिन बलों के अंतर्गत या अधीन या प्रभाव में अधीन कण के द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर करता है, उन्हें असंरक्षी बल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, असंरक्षी बल कहते हैं। तो ये उसकी उल्टी परिभाषा होगी क्या, या आप इसको इसे बोल सकते हैं कि जिन बलों के प्रभाव में कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंरक्षी बल कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ WAB फर्स्ट नॉट इक्वल टू WAB सेकेंड। ये दोनों क्या है, बराबर
नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। अर्थात हम इसको आगे लिखना चाहिए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समाकलन a टू b f सदिश डॉट dr सदिश, और यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर नहीं है समाकलन a टू b f सदिश डॉट dr सदिश और पाथ सेकेंड, यानी इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसके विस्थापन पर, इसके पथ पर निर्भर कर रहा है। तो इधर से इसका पथ छोटा है, इधर से बड़ा है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे। लेकिन संरक्षी बल के प्रभाव में ऐसा कुछ नहीं होता। संरक्षी बल के प्रभाव में किया गया कार्य सदैव उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, जबकि क्या किस पर निर्भर करता है? उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसे टू बी से अंकित करके इसको कर दिया। ठीक है, अब इसकी दूसरी परिभाषा की बात करेंगे हम। तो दूसरी परिभाषा क्या है कि जिन बलों के अंतर्गत कण को एक पूर्ण चक्कर करने में या एक पूर्ण चक्कर करने में किया गया कार्य शून्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम संरक्षी बल कहते हैं। तो क्या है सेकंड परिभाषा, द्वितीय परिभाषा जो बात कर रहे हैं उसकी, तो वो है जिन बलों के प्रभाव में, प्रभाव का मतलब उसके अधीन ही कार्य कर रहा है, उस बल के अधीन ही जो हम बात करें उनके, जिन बलों के प्रभाव में कण को एक चक्कर पूरा करने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। उन्हें संरक्षी बल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। उन्हें संरक्षी बल कहते हैं या उन बलों को संरक्षी बल कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिन बलों के प्रभाव में या जिन बलों के अंतर्गत या जिन बलों के अधीन कण को एक पूरा चक्कर करने में, कि वो उस बल के अधीन ही कार्य चल रहा वो कण, तो उसको एक पूरा चक्कर पूरा करने में किया गया था, एक चक्कर करेगा वो पूरा, उसमें किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होता है, तो वो संरक्षी बल कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा यह है कि देखो, यदि हमारे पास ये पाथ है और इस पे ये अपना क्या है? फर्स्ट पाथ है, ए से बी बिंदु तक जा रहा है। ए से पी से क्यू तक रख सकते हो, ए बी की जगह पी क्यू रख देना, वहां पे समाकलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया, ये तो फर्स्ट पाथ हो गया। अब ये बी से ए तक आएगा, इधर पहले तो इधर गया और फिर इधर यहाँ आएगा, पूरा चक्कर तो तभी होगा ना। तो ये पूरा चक्कर इधर आएगा सेकेंड पथ से, सेकेंड पथ से इधर आएगा, और इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये पूरा चक्कर में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा इस पूरे चक्कर में जोड़ने पर। किस प्रकार से? जैसे इसके बारे में पहले हम कुछ लिखेंगे और फिर बाद में हम तो लिखेंगे क्या कि किसी कण को संरक्षी बल के प्रभाव में, या यदि संरक्षी बल के प्रभाव में किसी कण को पथ एक हो गया ना और पथ बी हो गया, तो यदि संरक्षी बल के प्रभाव में किसी कण को
पथ 1 से बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाते हैं तथा पथ 2 से बिंदु बी से बिंदु ए तक लाते हैं तो संरक्षी बल की परिभाषा, संरक्षी बल की परिभाषा से, सेकंड परिभाषा की बात करें, क्या कह रहा है? देखो ये हमारे पास ये पथ है, हमें पहले इसको क्या लगे, फर्स्ट पथ से ए से बी तक ले गए संरक्षी बल के प्रभाव में, तो फर्स्ट पथ से बिंदु ए से बी तक ले जाते हैं, तो ए से बी तक ले गए कण को, फिर क्या किया हमने, बिंदु बी से ए तक लेकर आए, बिंदु बी से ए तक वापस लेकर आए, तो ये सेकंड पथ से बिंदु बी से ए तक लाते हैं, तो संरक्षी बल की परिभाषा से ये किया गया कार्य कितना होगा, कुल किया गया कार्य 0 होगा, और कुल किया गया कार्य कौन सा है, ये पहले तो पथ इसके द्वारा यानी WAB फर्स्ट प्लस जोड़ेंगे तभी तो पूरा पथ का कार्य आएगा, इधर से यहां तक पहुंचे, यहां से यहां तक, ये कुल कार्य तो 0 होगा, तो ये लो WABA सेकेंड बराबर 0, ये हमारे पास इसके मैन जो प्राप्त हो गई। तो मैं इसकी सफाई करके फिर हम इसको अच्छी तरह करते हैं। यहाँ पे यह आपको लिखना है ये सभी जो आता है तो क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात क्या है इसमें कि WAB फर्स्ट प्लस ए से बी तक गए और बी से ए तक आए, तो यहां पे हम लिखेंगे BA सेकेंड बराबर 0, इस प्रकार से लिखेंगे। इनको भी अभी टाइम मिला है। तो देखो अब हम इसको यदि इसको इधर ले जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो WAB फर्स्ट इक्वल टू माइनस WAB सेकंड, ये होगा, ये इधर ले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इनका तो हमारे को मालूम है सूत्र क्या है, क्या है इनका सूत्र, हमने लिखा था कुछ समय पहले, क्या समाकलन कहाँ ले गए, ए से बी तक लेकर गए और एफ सदिश डॉट DR सदिश और क्या है पथ फर्स्ट। फिर यहां पे देखो इसको ध्यान रखना, हमारे पास समाकलन कहां से, ये बी है, बी से ए तक, ये तो ए से बी तक है, और ये बी से ए तक, बी से ए एफ डॉट DR, और ये लो आपका पथ 2, यहां से यहां तक गए और यहां से यहां तक आए, तो ये तो ए से बी तक गए, यहां से बी से ए तक आए, बस ये इनमें करना था। तो इसी तरीके से हम करें, दिखाई तो दे रहा ना, चलो ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये किया। अब देखो आगे हमें क्या करना है उस पर ध्यान दो। आगे वाली जो प्रोसेस है हमारे को, देखो इसको तो ऐसा का ऐसा रखेंगे हम, समाकलन ए से बी एफ सदिश डॉट DR सदिश, और ये पाथ नंबर अपना 1, और इसको देखो हम इसको माइनस को अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होने पर क्या होगी, इसकी जो हमने लिमिट लगाई है वो लिमिट बदल जाएगी, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो जैसे हमने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, समाकलन ए से बी एफ सदिश डॉट DR सदिश, ये पथ नंबर 2 से हो गया।
इसको जैसे माइनस को हम हटाना चाहेंगे तो इसकी लिमिट चेंज कर दो, इसको एक को नीचे ले आओ, बी को ऊपर ले जाओ, इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। ये चीज चेंज हो जाता है जैसे लिमिट चेंज करते हैं। क्यों? लिमिट में आगे जाकर क्या करते हैं, जैसे मान लो अपर लिमिट ये है ए से बी, यहाँ पे देखो बी से है, तो हम लास्ट में जाकर क्या करते हैं, बी माइनस ए, यही तो करते हैं कोष्टक में। अब ये हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, यही तो लिखेंगे। इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के, अपर में से लोअर घटा दो, अच्छा बी माइनस ए, इसका तो हो जाएगा बी माइनस ए, और इसका हो जाएगा ए माइनस बी, ये होगा। इसके अनुसार यदि हम इसका समाकलन करें तो हमारे पास जो लास्ट में रखेंगे तो ऊपर वाली लिमिट माइनस बाहर नीचे वाली लिमिट, ये तो रखते हैं। जैसे हमने मान लो ऐसा किया, डी अक्ष ये समाकलन किया, और ये आपका मान लो 2 से 3 है लिमिट इसकी, और इसका समाकलन क्या आ गया, अक्ष आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 से 3, और हम लास्ट में जाकर क्या करेंगे, 3 माइनस 2, अपर में से लोअर घटाएंगे और एक मान निकाल देंगे, ऐसा ही तो करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसके अनुसार रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे हम बी ए माइनस बी, और इसके आगे क्या लगाया, आगे माइनस, ए माइनस बी माइनस, और ये इसके अनुसार क्या करेंगे हम, बी माइनस ए, ये बी माइनस ए। अब देखो इस माइनस को अंदर लेंगे तो इसका मान क्या होगा, बी तो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। ये लो ये बराबरी तो है, इसलिए हम इस लिमिट को चेंज करते हैं तो आगे का चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस था, प्लस हो गया, और इसको बी से ए तक कर दिया, और ये हमारे पास प्राप्त हो गया। प्रथम हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रथम व द्वितीय परिभाषा ये दोनों क्या समान है। देखो इसका मान क्या आया, ये देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डब्ल्यू ए बी पाथ फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया, डब्ल्यू ए बी पाथ सेकंड हो गया। तो ये प्रथम परिभाषा ही तो आ गई ना हमारे पास, अलग तो कुछ है नहीं, प्रथम परिभाषा आ गई, वही सिद्ध हो गई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या liखेंगे, अतः प्रथम तथा द्वितीय परिभाषा ये समतुल्य है, अतः प्रथम एवं द्वितीय परिभाषाएं समतुल्य है या समान है, समतुल्य है, प्रथम और द्वितीय परिभाषा ये समतुल्य है, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें यदि हम असरक्षी बल की बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, पूरे चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है, लेकिन उसमें शून्य नहीं होगा। तो हम यहाँ पे नोट लगाकर असरक्षी बल की बात करते हैं द्वितीय परिभाषा में। द्वितीय परिभाषा में क्या करते हैं, असरक्षी बल की बात करेंगे, और इसके साथ के साथ ही असरक्षी और ये हमारे पास संरक्षित दोनों की परिभाषा ही होती जा रही है। तो क्या देखो हम यहाँ पे सेकंड परिभाषा में असरक्षित बल की बात करते हैं, तो जिन बलों के अधीन, जिन बलों के अंतर्गत कण को एक चक्कर पूरा करने पर किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, उन्हें असुरक्षित बल कहते हैं। उसमें तो किया गया कार्य क्या होता था, शून्य होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शून्य नहीं होता, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, हम असुरक्षित बल कहते हैं। शून्य नहीं होता इसलिए हम कह देते हैं असुरक्षित बल, ठीक है, असुरक्षित बल, असुरक्षित बल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पिछले जो चित्र बनाया था डब्ल्यू ए बी फर्स्ट प्लस डब्ल्यू बी ए सेकेंड को जोड़ा था और इसके बराबर शून्य रखा था,
ऐसा हमने संरक्षी बल के लिए, लेकिन यहाँ पे शून्य नहीं होता है इनका मान। यही असंरक्षी बल है, उसकी जस्ट विपरीत परिभाषा ये हम इसमें कर देते हैं, और वही क्या है, असंरक्षी बल है। अब हम इसमें बात करेंगे इसकी तीसरी परिभाषा के बारे में। तो क्या है, बात करेंगे तीसरी परिभाषा की। तो ये लो अपनी थर्ड परिभाषा। थर्ड परिभाषा क्या है कि जिन बलों के प्रभाव में कण को एक पूरा चक्कर करने में उसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है, उन्हें हम संरक्षी बल कहते हैं। क्या लिखेंगे, जिन बलों के प्रभाव में कण को एक पूरा चक्कर करने में उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, उन्हें संरक्षी बल कहते हैं। क्या कह रहा है, देखो, जिन बलों के प्रभाव में कण को एक पूरा चक्कर करने में उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक उसी कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है, यानी वो जो समान हो जाती है, जो उसकी गतिज ऊर्जा है कण की पूरा चक्कर करने पर और उसके प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की, वो दोनों बराबर होती है, तो वो बल क्या कहलाते हैं, संरक्षी बल कहलाते हैं। और इसको हम समझने के लिए सीधी सी कार्य ऊर्जा प्रमेय का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। तो देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या, अपनी कार्य ऊर्जा प्रमेय है कि जो कुल किया गया कार्य है ना, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, सीधा साम समझे तो। और हम यदि ऐसा करें, पूरे चक्कर की बात कर रहा है, तो हम इस प्रकार से करें, ठीक है, कि इसमें जो किया गया कार्य क्या होता है। अब देखो, कोई ये ए स्थिति है इसकी, ये बी स्थिति है, पूरे चक्कर की बात कर रहा है। ये पथ एक से इधर से ए से बी तक गया और पथ सेकंड से बी से ए तक पहुंच गया, ठीक है। इसको आप लिख लेना जो हमने पीछे लिखा उसी तरीके से। ए से बी तक पहुंचा पथ ए से, और बी से ए तक आ गया पथ 2 से, यही तो हुआ। इसका मतलब इसमें विस्थापन क्या हुआ, एक पूरे चक्कर में विस्थापन। तो कण को चक्कर पूरा करने पर विस्थापन क्या होगा, विस्थापन ये इसी स्थिति पे था और पूरा चक्कर करके यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, विस्थापन तो शून्य हो गया, और विस्थापन क्या है, शून्य। और विस्थापन जैसे शून्य हुआ, किए गए कार्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन जैसे शून्य हुआ, किए गए कार्य का मान भी शून्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ विस्थापन शून्य, इसका मतलब इसीलिए W का मान भी शून्य, यानी किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा। यदि विस्थापन शून्य होगा तो कार्य तो शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि W इक्वल टू F, साधारण समझे हम, F सदिश डॉट DR सदिश होता है।
और यहाँ पे ये विस्थापन कह रहा है शून्य है, तो यहाँ पे शून्य रखेंगे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका कार्य का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। या इसको आप साधारण भाषा में किस प्रकार से भी लिख सकते हो, F इंटू R। हमने ऐसा भी तो रखा था, इसका मान शून्य तो पूरे का मान शून्य। ठीक है, तो इसका मान शून्य हुआ, इसका मतलब यहाँ पे इसका मान शून्य रखेंगे, इसलिए डेल्टा के का मान भी शून्य। इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ आपके यहाँ पे आकर यह निकला कि संरक्षित बल के प्रभाव में कण को एक पूरा चक्कर करने में उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। संरक्षित बल के प्रभाव में जब कण एक पूरा चक्कर पूरा कर लेता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। यानी उसकी प्रारंभिक स्थिति पहले थी वही उसकी अंतिम स्थिति होगी गतिज ऊर्जा के रूप में। पहले प्रारंभिक स्थिति में जो गतिज ऊर्जा थी, अंतिम स्थिति में भी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही होगी। इसका मतलब ये हुआ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे तृतीय परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, तृतीय परिभाषा के अनुसार जो अभी मैंने बोला था वो ही लिखना है। क्या लिखना है, तृतीय परिभाषा के अनुसार संरक्षित बल क्या है, तृतीय परिभाषा के अनुसार क्या है, तृतीय परिभाषा के अनुसार यह है कि एक पूर्ण चक्कर में कण के द्वारा किए जाने वाला कार्य शून्य होता है तो उसके गतिज ऊर्जा में नेट परिवर्तन भी शून्य होता है। क्या, एक पूर्ण चक्कर में कण के द्वारा किया जाने वाला कार्य शून्य होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में किसकी, कण की, उसकी गतिज ऊर्जा में नेट परिवर्तन भी शून्य होता है। नेट यानी कुल परिवर्तन शून्य होता है। ये इसकी मेन बात हमारे पास हुई कि उसकी गतिज ऊर्जा में नेट परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। अब हम यहाँ पे असुरक्षित बल की बात करें तो असुरक्षित बल क्या हो जाएगा, जैसे इसकी उल्टी परिभाषा देंगे हम कि जिन बलों के प्रभाव में कण के द्वारा एक पूरा चक्कर पूर्ण में गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के सापेक्ष परिवर्तनशील होती है उन्हें असुरक्षित बल कहते हैं। परिवर्तनशील नहीं होती वहां पे तो क्या होता है, सुरक्षित बल होता है। अब हम यहाँ पे नोट लगाकर असुरक्षित बल की बात करेंगे तो लिखेंगे जिन बलों के प्रभाव में कण को एक पूरा चक्कर करने में उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के सापेक्ष, वहां पे तो अपरिवर्तनशील थी, यहाँ पे क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। सापेक्ष
परिवर्तनशील होती है तो उन्हें उन बलों के प्रभाव में जो कार्य होता है उन्हें असंरक्षी बल कहते हैं। बस ये इसकी परिभाषा। इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ कि हमने जो लिखा था W इक्वल टू डेल्टा के, ये तो होता है लेकिन इसके बराबर शून्य नहीं होता इसके अनुसार, इसके बराबर शून्य नहीं होता इसके अनुसार। इसका मतलब ये है क्योंकि यह परिवर्तन शून्य नहीं होता जबकि उसके अनुसार परिवर्तन शून्य होता है। हमें यह करना था। अब हम देखो छोटी सी बात करते हैं, एक स्प्रिंग का उदाहरण ले लेते हैं, वो कर लेते हैं, फिर और हम आगे कल और उदाहरण करेंगे इसके ऊपर आधारित। तो आप इसको बुक में से देख लेना, मैं आपको थोड़ा सरसरी नजर से बता देता हूँ क्योंकि थ्योरी है तो थ्योरी आप बुक में से देख लेना वैसा ही कर। एक हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है जो क्या है भारीन है, स्प्रिंग क्या है भारीन है, और एक एम द्रव्यमान का क्या है गुटका है जो क्या है घर्षण रहित तल पर रखा हुआ है, घर्षण रहित तल पर रखा हुआ है, और इसको इस दीवार से जोड़ा गया है। ये क्या है एक स्प्रिंग है, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से ले लो इसको। ये क्या है अपने पास एक स्प्रिंग है, तो इसको स्प्रिंग के द्वारा इस प्रकार जोड़ा गया। इस पे हम क्या करते हैं, बी वेग से इस साइड में बल लगाते हैं। इस पे क्या करते हैं, इस साइड में बल आरोपित करते हैं। तो बल आरोपित करते हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट स्थिति थी, उसके अनुसार हम ये क्या घर्षण रहित तल है, यहाँ पे लाकर हम छोड़ते तो ये संतुष्ट हो जाता है, यहाँ पे लाकर इसको छोड़ते तो यहाँ पे संतुष्ट हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, इसके अंतिम स्थिति तक लाकर छोड़ दिया। हमने जैसे इसमें बल लगाना शुरू किया तो क्या होगा, इस बल का क्या होगा विरोध होगा, इस बल का क्या होगा विरोध होगा। और विरोध कौन करेगा, इस स्प्रिंग की क्या करेगी प्रत्यास्था इसका विरोध करेगी। ये क्या हो जाएगा, इसके फेरे इस प्रकार से पास पास आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ दूर दूर थे, हमने यहाँ पे लाकर इसको क्या किया एकदम ये पास पास आ गए। ये वो स्थिति आ गई जहाँ पे बी का मान क्या कर दिया हमने शून्य कर दिया, बी का मान क्या कर दिया शून्य कर दिया। शून्य जैसे ही किया तो स्प्रिंग कर देखो हमने इसमें इस साइड में बल लगाना शुरू किया, किस पे स्प्रिंग पर। तो स्प्रिंग में क्या है प्रत्यास्था है, क्या है प्रत्यास्था है, जिसके कारण इसमें क्या होता है प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। प्रत्यास्था क्या है, किसी भी वस्तु पर जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसके लंबाई आयतन और आकृति में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है, उसके लंबाई आयतन और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जो बल हम उसके ऊपर लगाते हैं उसे विरूपक बल कहते हैं, और जो उस वस्तु का वो गुण है जो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, और जैसे हम इस बल को उठाते हैं तो वो वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो ये गुण क्या है, यह प्रत्यास्था कहलाता है। जैसे हम किसी रबड़ की वस्तु को लेते हैं और उसको ऐसे दबाते हैं तो वो चिपक जाती है, जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं, यानी उसमें उसका वो प्रत्यास्था का गुण है। उसको ऐसे पकड़ के खींचते हैं हम रबड़ की वस्तु को तो वो बढ़ जाती है, जैसे छोड़ती है तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। इसका मतलब क्या है, उसमें प्रत्यास्था लगभग वस्तुओं में प्रत्यास्था पाई जाती है, लेकिन कुछ में कम कुछ में ज्यादा कुछ में न के समान पाई जाती है। बाकी लगभग वस्तुओं में क्या होती है प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। तो ये क्या किया हमने, जैसे इस पर बी वेग से इधर बल लगाना शुरू किया, हमने इस पे बल लगाना शुरू किया, जैसे बल लगाया तो ये दबते दबते गया, लेकिन कुछ समय बाद में क्या हुआ इसके ऊपर हमारे पास विपरीत दिशा में बल लगना शुरू हुआ। हम इधर बल लगा रहे हैं लेकिन इस साइड में बल लगना शुरू हो गया, और उस बल को कहते हैं हम प्रत्यानयन बल। और ये प्रत्यानयन बल किसके कारण लगता है, इस स्प्रिंग की प्रत्यास्था के कारण लगता है, इस स्प्रिंग की प्रत्यास्था के कारण लगता है। ये अपनी आकृति परिवर्तन का विरोध कर रही है कि नहीं इधर मत लो इसको, ये ऐसा बोल रही है। इसका मतलब इसमें जो बल उत्पन्न हुआ इस बल के विपरीत में उसे कहते हैं प्रत्यानयन बल। और हमने वो के नियम में किया था, प्रत्यानयन बल में क्या होता है, जो प्रत्यानयन बल होता है
विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। हमने ऐसा किया था पहले जस्ट। तो ये प्रत्यानयन बल लगता है। और यहाँ पे आकर हमने क्या किया, अपना जो जितना बल लगाना था वो लगा लिया, इसके आगे ये आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अपना बल और जो प्रत्यानयन बल था वो संतुष्ट हो गए, यानी दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर हुए, जैसे हम इसको आगे अब दबा नहीं सकते, दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर। जैसे ही हमने यहाँ से उसको हटाया तो ये सेकेंड स्थिति थी। क्या थी? सेकेंड स्थिति थी। अब हमारे पास जो स्थिति प्राप्त हो रही है वो देखो क्या प्राप्त होगी। तीसरी स्टेज हमने इस प्रकार से इसको प्राप्त किया। तो तीसरी स्टेज में ये वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाएगा। वापस क्या होगा, एम जो पिंड है अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाएगा तीसरी में। जैसे इसमें से बल हटाएंगे हम और ये अपने प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाएगा। यह थर्ड स्थिति फर्स्ट के समान ही आ जाती है। तो ये क्या होता है, इसमें प्रत्यास्थता के कारण ऐसा होता है। और प्रत्यास्थता क्या है, जो प्रत्यानयन बल है वो क्या है, आपका संरक्षी बल है। तो ये इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि जो स्प्रिंग में लगने वाला बल है वो क्या होता है, संरक्षी बल होता है। इसको आप किताब में पढ़ लेना, सेम ऐसा का ऐसा ही बताया गया है और कुछ नहीं है। उसको पढ़ोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे संरक्षी बल की बात करते हैं। 2-3 नाम हम यहाँ पे संरक्षी बल की बात में कर रहे हैं। तो संरक्षी बल में कौन कौन से बल आ जाते हैं? संरक्षी बल में स्थिर विद्युत बल आते हैं, प्रत्यानयन बल आते हैं। प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होते हैं। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, और जो अपना है केंद्रीय बल भी इसमें आता है। तो केंद्रीय बल का हम कल बात करने वाले हैं, केंद्रीय बल के बारे में। ये हम क्या कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, संरक्षी बल के बारे में। और संरक्षी बल में आपका गुरुत्वीय बल भी आता है। संरक्षी बल में क्या आता है, आपका गुरुत्वीय बल भी आता है। अब देखो, यदि ये सब हम करते, दूसरी स्टेज में आप समझो हमने वो कर लिया, उसके बाद में हम बात करते कि ये यदि घर्षण सहित होता, ये घर्षण रहित थी यहाँ पे सब कुछ, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। ये यदि घर्षण सहित होता, हमने इसको इधर दबा दिया, यहाँ पर दबा कर छोड़ते, तो क्या ये स्प्रिंग के द्वारा वापस यहाँ तक पहुंचता? नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आते आते ये घर्षण के कारण कहीं ना कहीं इसको संतुष्ट कर देता और वहां पे ये रुक जाता। इसका मतलब वो असुरक्षित, घर्षण बल क्या है, असुरक्षित बल है। घर्षण बल क्या है, असुरक्षित बल है। तो असुरक्षित बल की हम बात करें, असुरक्षित बल, असुरक्षित बल क्या है, घर्षण बल और शान बल, या इसे हम शानता भी कह सकते हैं। शान बल और घर्षण बल ये असुरक्षित बल है। क्यों? जैसे हम मान लो किसी वस्तु को खींच रहे हैं और यदि नीचे से फर्श के द्वारा उस पर घर्षण हो रहा है तो हमारे को उसको खींचने में आसानी नहीं होती, और यदि वहां पे उसमें घर्षण कम होता तो उसे खींचने में हमारे को आसानी रहती। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप FAB पर है तो हमारे FAB पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।